हेलो डियर स्टूडेंट, सीजी व्यापम एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की लेक्चर प्रारंभ करते हैं और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल में प्राकृतिक विभाजन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसके बारे में। ऑलरेडी हमने पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश को डिस्कशन कर चुके हैं कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। इस कॉर्नर में आपको एक लिंक मैं जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों वीडियो जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है पूरे हमारा जितना भी क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, उसका 50.34% जो है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान होता है। कहने का मतलब जो है 68,064 वर्ग किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है। जैसा कि आप यहां से देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के मैदान का जो क्षेत्रफल है आपको दिखाई पड़ेगा इस मैप के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो ये कहां कहां तक फैला हुआ है, ये बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग तक ये फैला हुआ है। याद रखेंगे 3 संभाग में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। इसकी औसतन जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से वो होता है 150 से लेकर 400 मीटर तक। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें हम, ये बदरगढ़ की चोटी है जो 1176 मीटर है। बदरगढ़ की चोटी आपको इस मैकल पर्वत श्रेणी पर कवर्धा जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा? कवर्धा जिला, मतलब इस मैकल श्रेणी की अगर बात करें तो यही है बदरगढ़ की चोटी और जो आपको कवर्धा जिला में देखने को मिलेगा। लेकिन बीच में ये विवादित भी था, आपको इस बात को मैं बता रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर के अनुसार जब न्यूज वाले यहाँ गए तो यहाँ बदरगढ़ के नाम के किसी भी प्रकार का कोई भी चोटी नहीं है, ये केवल कई बातें हैं, ऐसा उन्होंने पेपर में दिया था। तो याद रखेंगे बदरगढ़ की चोटी एक्चुअल अभी तक इसकी पुष्टि जो है ना, या कुछ इतिहासकार जो इसके बारे में मतलब जो पुरातत्व है जो खोजते वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस बदरगढ़ की चोटी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। लेकिन हमको पेपर के अनुसार मान के चलना है तो बदरगढ़ की चोटी कितना है? 1176 मीटर। याद रखेंगे। अगर अपवाह तंत्र की बारे में हम बात करें तो ये महानदी अपवाह तंत्र है। यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा अपवाह तंत्र है? तो महानदी अपवाह तंत्र है। इस महानदी अपवाह तंत्र के कारण ये जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो सिंचित होता है, ठीक है। अब अपवाह तंत्र क्या जानते हैं, क्या होता है इसको जानते हैं। तो एक मेन नदी होती है और उसकी जो है बहुत सारे सहायक नदी होती है। तो वो मेन नदी से आके सहायक नदी मिलती है और सब नदियां मिलकर, मेन नदी और सहायक नदी मिलकर जितने भी एरिया को जो है क्या करते हैं, सिंचित करते हैं सिंचाई के लिए। स्रोत, पानी का स्रोत जहां तक इनका फैलता है, इनका पानी जो है जहां तक फैलता है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब एक मेन नदी के माध्यम से ये जो है जल जो है ट्रेवल करता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो मैदान है वह महानदी अपवाह तंत्र है। महानदी की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, मांड नदी, केलो नदी, पैरी नदी, अरपा नदी और मनियारी नदी। इसको नदियों वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से और डिस्कशन करेंगे। नदी वाले चैप्टर में आपको कैसे इसको याद रखना है, कैसे सहायक नदियों को याद रखना है, उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। ऊपर से दक्षिण और उत्तर से आने वाली नदियां, दक्षिण से आने वाली नदियां और साथ ही ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण की क्रम की ओर नदियां, तो सब जो है हम जो है अच्छे से डिस्कशन करेंगे जो हमारा रिवर वाला चैप्टर होगा उसमें। तो केवल आप यहाँ इतना ही याद रखें कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहां महानदी अपवाह तंत्र है और जिसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी में याद रखेंगे महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, मांड नदी, केलो नदी, पैरी, अरपा और मनियारी नदी को, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है यहाँ कडप्पा शैल समूह मिलता है। कौन सा शैल समूह मिलता है? कडप्पा शैल समूह मिलता है। ये जो कडप्पा शैल समूह है ये आर्कियन शैल समूह के अपरदन से बना है। किसके अपरदन से बना है? आर्कियन शैल समूह के। और जो आर्कियन शैल समूह है ना, आर्कियन, और इसी आर्कियन से बनता है धारवाड़। क्या बनता है? धारवाड़ शैल समूह। तो इसी धारवाड़ से बनता है कडप्पा। तो कहने का मतलब जो धारवाड़ है एक्चुअल में आर्कियन शैल समूह से ही बना है, ठीक है। और इसी धारवाड़ से जो है कडप्पा, इसके अपरदन से जो है
कडप्पा बनता है। कहने का मतलब एक प्रकार से आर्कियन का भी भाग है, या आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो आर्कियन सेल समूह से कडप्पा बना है, या धारवाड़ सेल समूह से क्या बना है, कडप्पा सेल समूह बना है। दोनों में इसको लिया जाता है। ठीक है, अगर केवल आर्कियन है, धारवाड़ नहीं है, तो आर्कियन सेल समूह से बना है कडप्पा। अगर धारवाड़ भी है और आर्कियन भी है तो जो धारवाड़ सेल समूह है उससे बना है कडप्पा। ये याद रखेंगे, क्योंकि आर्कियन के अपवर्तन से बनता है धारवाड़ और धारवाड़ के अपवर्तन से बनता है कडप्पा। ठीक है, याद रखेंगे। तो कडप्पा सेल समूह में क्या क्या मिलता है हमको, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा और सोना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो खनिज पदार्थ होता है, चूना होता है, डोलोमाइट होता है और सोना होता है। डोलोमाइट का जो यूज होता है आप जानते हैं इंडस्ट्री में किया जाता है, जो स्टील इंडस्ट्री होता है वहां इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, इस एरिया में आपको सीमेंट प्लांट देखने को मिलेगा, ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको मैप अच्छे से दिखे। ठीक, चलिए अगर आप बात करें तो इसकी आकृति जो है पंखाकार आकृति है, चापाकार या कटोरा जैसा। अब इसको कटोरे जैसा आकृति या पंखाकार आकृति या चापाकार आकृति क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस ओर जो है, देखो इस ओर भी पूरा पठार पर्वत इधर है ना, पठार है। इधर आपको महासमुंद वाले एरिया में भी पठार पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर भी आपको उच्च भूमि देखने को मिलेगा, दुर्ग उच्च भूमि। और इधर भी आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, पठार जो मैकल श्रेणी है वो भी पठारी हिस्सा है, पर्वत हिस्सा है। ठीक है, तो सभी चारों ओर इसके जो पर्वत पठार है, इस कारण ये क्षेत्र गड्ढाकार दिखता है, कटोरे के जैसे। इधर उठा हुआ दिखता है, इधर उठा हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, और बीच आपको गड्ढा नजर आता है, इसलिए इसको कटोरे जैसा आकार बोलते हैं, या पंखाकार या चापाकार आकार कहा जाता है। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण जो है यहाँ धान की खेती है ना, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें धान की खेती की जाती है। ठीक है, धान की खेती की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फसल का तो यहाँ धान, गेहूं, गन्ना, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जो है उत्पादन किया जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ कौन कौन से मैदान हैं, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसमें कौन कौन से मैदान सम्मिलित है, तो शिवनाथ महानदी दोआब। इसका मतलब ये है कि देखो आपको ये शिवनाथ नदी दिखेगा। ठीक है, ये आपको शिवनाथ नदी दिख रहा होगा, ये शिवनाथ नदी। ठीक है, मैप को आप ध्यान से देखिएगा, शिवनाथ नदी। और ये है महानदी। एक्चुअल में महानदी में जाके शिवनाथ नदी मिल जाती है। ठीक है, महानदी में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, शिवरी नारायण में। ठीक है, आप जानते हैं इसको। तो ये जो नदी है ना, ये शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ इसके जल जहां तक फैलता है, ठीक है, उसको शिवनाथ का मैदान कहेंगे। महानदी का जल जहां तक फैलेगा उसको महानदी का मैदान हम कहेंगे। ठीक है, और शिवनाथ, ये देखो ये मैदान महानदी है और ये शिवनाथ नदी है। दोनों के बीच जो भूमि है, दोनों के बीच ये जो भूमि आपको दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाएगा, दोआब कहलाता है। इस कारण इसको महानदी, इधर शिवनाथ नदी है, तो महानदी शिवनाथ दोआब कहते हैं। मतलब दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब शिवनाथ नदी के इस पार जो है क्या कहलाएगा, पार का मैदान कहलाएगा। मतलब इस पार जो है शिवनाथ के पार का मैदान कहलाएगा, और इस पार जो है महानदी के पार का मैदान कहलाएगा। महानदी के पार का मैदान कहलाता है, तो याद रखेंगे। बीच की भूमि दोआब कहलाएगा, और जो नदियां हैं उसके उस पार जो है पार का मैदान कहलाता है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो है, देखो शिवनाथ पार का मैदान है, महानदी पार का मैदान है, और बिलासपुर का मैदान। आपको ये बिलासपुर रायगढ़ वाला मैदान दिख रहा होगा, बिलासपुर का मैदान। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। इसमें है ना कौन कौन से पर्वत है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पर्वत है इसमें। अब देखो यहाँ पर्वत की अगर बात करें, पर्वत पठार की, तो पेंड्रा लोरमी का पठार जो बिलासपुर है ना, देखो ये पेंड्रा लोरमी का पठार आपको नजर आ रहा होगा, है ना। पेंड्रा लोरमी का पठार आपको नजर आ रहा होगा। छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको नजर आ रहा है, देखो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको दिख रहा है। ठीक है, मैकल श्रेणी की बात करें, देखो ये मैकल श्रेणी, और ये मैकल जो है किसका भाग है, सतपुड़ा का। देखो अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हैं तो इस प्रकार से इसका हाथ बना है छत्तीसगढ़ का इधर। ठीक है, और यहाँ तक जो होता है बघेल, पूर्वी बघेलखंड का कल का आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ,
पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा होता है करके। उसके बाद देखो यहाँ से जो है आपको क्या नजर आ रहा है, मैकल श्रेणी। क्या नजर आ रहा है आपको, मैकल श्रेणी नजर आ रहा है। मतलब ये मैकल श्रेणी जो है सतपुड़ा जो पहाड़ है उसी का भाग है, सतपुड़ा पहाड़ का ही भाग है हमारा मैकल श्रेणी, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छुरी उदयपुर की पहाड़ी, पेंड्रल लोडमी का पठार जो मैकल श्रेणी है वो वाला हिस्सा। और इधर इधर बात करें तो धमतरी में है सिहावा पर्वत। कौन सा है, इधर सिहावा पर्वत, जहां महानदी का उद्गम होता है, सिहावा पर्वत। और इधर बलौदा बाजार में अगर हम बात करें, ठीक है, इस एरिया में बलौदा बाजार में अगर हम बात करें तो यहाँ है छाता पहाड़। क्या है, छाता पहाड़। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है, मतलब इसके उस ओर तक है ना। देखो इसके नीचे तक जो है क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। इसीलिए जो है ना इन पहाड़ पर्वत के कारण बीच वाला भाग गड्ढा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कटोरा जैसा आकार या चापाकार या पंखा आकार कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब दंडकारण्य पठार के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो दंडकारण्य जो पठार है इसका परसेंटेज वाइज क्षेत्रफल कितना है, तो 28.91%। अब जानते हैं, कल के वीडियो में मैं बताया हूं कैसे याद रखना है। साथ ही इसका अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 39,060 याद रखेंगे, 39,060 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो दोनों डेटा आप याद रखेंगे। अगर मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो 16.16% है, और जो पाट प्रदेश है वो 4.59% है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो 50.34% है, और जो दंडकारण्य है ये है आपका 28.91%। तो इतना बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये डेटा आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार याद रखेंगे 28.91% है। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है, मतलब 39,060 जो है ये क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो है पूरे बस्तर संभाग में। दंडकारण्य का पठार कौन से संभाग में आता है, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है ना, औसतन ऊंचाई है 600 मीटर है, याद रखेंगे। और यही है सबसे ऊंची चोटी है ना इस एरिया की। बस्तर दंडकारण्य पठार का सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज की चोटी 1210 मीटर है, ठीक है। जो बैलाडीला की पहाड़ी है ना, इधर जो बैलाडीला की पहाड़ी है, इसी बैलाडीला की पहाड़ी में 1210 मीटर जो है याद रखेंगे नंदीराज चोटी है, ठीक है। अपवाह तंत्र की बात करें तो देखो इस कॉर्नर से बात करें तो ऐसे गोदावरी नदी बहती है, ऐसे इसी गोदावरी नदी में जो है ना इंद्रावती नदी ऐसे होते हुए, ठीक है, इंद्रावती नदी जो है अपना जल इसमें सम्मिलित करती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। तो इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं, इंद्रावती नदी, कोटरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी और नारंगी नदी। इस नारंगी नदी को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके किनारे कोंडा गांव बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है, कोंडा गांव बसा हुआ है, जिसको पीएससी 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है। तो नारंगी नदी के किनारे कौन सा गांव बसा हुआ है या कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोंडा गांव जो जिला है, ठीक है, वो बसा हुआ है, याद रखेंगे। भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यहाँ आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह जो है हमको प्राप्त होता है। अभी बताया था कि जो आर्कियन शैल समूह वो लगभग 50% में फैला हुआ है। इसी आर्कियन के अपर्दन से बनता है धारवाड़, और धारवाड़ शैल समूह में ही प्राप्त होता है लोहा, ठीक है। क्या प्राप्त होता है हमको, लोहा प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ साल वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है, साल वनों का द्वीप, इसीलिए बस्तर को कहा जाता है, साल वन पाया जाता है। मिट्टी की बात करें तो लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ चट्टाने हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, आर्कियन करके चट्टाने हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, रेतीली टाइप की मिट्टी है और लाल कलर की है, लाल दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, याद रखेंगे। फसल की बात करें तो यहाँ जो है मोटे अनाज होता है। कौन सा अनाज होता है, मोटा अनाज होता है, जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि जो है यहाँ उत्पादित होता है। अगर हम बात करें मैदान का तो यहाँ बस्तर का मैदान आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इधर है बस्तर एरिया, तो बस्तर का मैदान याद रखेंगे। बस्तर का मैदान, बस्तर आपका अबूझमाड़ जो नारायणपुर वाला क्षेत्र है और बस्तर वाला जो क्षेत्र है इसमें याद रखेंगे बस्तर का मैदान, ठीक है। कोटरी नदी आपको बताया, जहां तक कोटरी नदी का पानी सिंचित होता है उसको कोटरी बेसिन कहते हैं,
ठीक है, वैसे ही गोदावरी बेसिन है और कांकेर बेसिन, इसको आप ध्यान रखेंगे मैदान के रूप में। अगर हम बात करें पठार और पर्वत का, तो बैलाडीला की पहाड़ी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलाडीला की पहाड़ी आप याद जानते हैं, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, रावा घाट है ना, ये देखो आपको राव घाट की पहाड़ी आपको नजर आएगा, ठीक है। गड़िया पहाड़ भी इसी के आसपास है, जो गड़िया पहाड़ है वो भी आपको नजर आएगा, ठीक है। अलबक्या की पहाड़ी है, आरी डोंगरी है, बस्तर का पठार, केसकाल घाटी, कोटरी बेसिन, इतना याद रखेंगे। तो बस्तर में आपको क्या क्या याद रखना है, या दंडकारण्य के पठार में आपको याद रखना है बैलाडीला की पहाड़ी, गड़िया पहाड़, अलबक्का की पहाड़ी, आरी डोंगरी, बस्तर का पठार, केसकाल घाटी, कोटरी बेसिन। ये सबको मैं आपको मैप के माध्यम से लास्ट में एक बार बताऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ का मैप लास्ट में इंक्लूड किया हूं, उसमें आपको सही पोजीशन इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप बने रहे, आपको इसका पोजीशन भी देखने को मिलेगा कि कहां पास ये स्थित है। अगर हम बात करें ढाल का, तो इसका ढाल जो होता है, देखो इंद्रावती नदी कैसे आती है, देखो इधर पश्चिम की ओर आ रही है, इधर आ रही है पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पश्चिम की ओर आ रही है, तो इधर का ढाल है, पश्चिम की ओर ढाल है, तभी पश्चिम की ओर आ रही है। साथ ही अब जो गोदावरी नदी है किधर जा रही है, इधर दक्षिण की ओर जा रही है, इधर बह रही है, तो दक्षिण पश्चिम जो है इसका ढाल है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक नजर में देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने हमारा जो प्राकृतिक विभाजन हमने किया था, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के रूप में, जसपुर पाट प्रदेश के रूप में, छत्तीसगढ़ के मैदान के रूप में और दंडकारण्य के पठार के रूप में, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो हम बात करते हैं, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो 16.16% है। साथ ही अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 21,863 वर्ग किलोमीटर है। जसपुर जो पाट प्रदेश है वो है 4.59%, जो है 6208, कितने हैं 6208 है, आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का मैदान है 50.34%, जो है 68,064 है। और दंडकारण्य का पठार है 28.91%, जो है 39,060। तो इसको आप याद रखेंगे, ये डेटा तो आपको याद होना चाहिए। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो कोरिया जिला याद रखेंगे। अब एमसीबी भी याद रखेंगे, इसमें एमसीबी भी याद रखेंगे। तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा का जो पश्चिमी भाग है उसको आप ध्यान में रखेंगे। सेम इसी प्रकार आप ध्यान में रखेंगे जसपुर है ना, और पूर्वी सरगुजा, दक्षिण बलरामपुर को याद रखेंगे आप जसपुर पाट प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ के मैदान में तो आपको 3 संभाग याद रखना है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग को। और दंडकारण्य के पठार में आपको याद रखना है केवल बस्तर संभाग को। अगर हम बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के जो नदियां हैं, गंगा नदी में मिलती है सोन नदी के माध्यम से, इसलिए सोन गंगा अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें जसपुर पाट प्रदेश का, तो यहाँ महानदी अपवाह तंत्र भी है, क्योंकि कुछ नदी महानदी में आके मिलती है और कुछ नदी जो है आपका गंगा नदी में जाके डायरेक्ट मिलती है। तो हम इसको गंगा महानदी अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जसपुर पाट प्रदेश में गंगा एवं महानदी, और साथ को आपको ब्राह्मणी महानदी अपवाह तंत्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में बात करें तो महानदी अपवाह तंत्र है, क्योंकि पूरा महानदी के द्वारा ही ये सिंचित होता है ये एरिया। उसके बाद अगर हम बात करें दंडकारण्य का जो पठार है, वहां गोदावरी नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। अगर पूर्वी बघेलखंड में बात करें तो यहाँ का प्रमुख खनिज है कोयला। वैसे जसपुर पाट प्रदेश में बात करें तो यहाँ है बक्साइट, प्रमुख खनिज है। छत्तीसगढ़ के मैदान में बात करें तो चूना पत्थर और डोलोमाइट और सोना यहाँ का मुख्य खनिज है। और दंडकारण्य के पठार में अगर हम बात करें तो लोहा यहाँ का मुख्य खनिज होता है। अगर ऊंची चोटी की बात करें तो देवगढ़ की चोटी हम जानते हैं 1033 मीटर, हमने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें जसपुर पाट प्रदेश में है गौरलाटा की चोटी, सामरी पाट प्रदेश में, जो 1225 मीटर है, और यही जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान में बात करें तो कवर्धा जिला में पड़ता है मैकल श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी, जो 1176 मीटर है। साथ ही बैलाडीला की नंदीराज चोटी है, बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज चोटी है, जो 1210 मीटर है, याद रखेंगे। और ये दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, और प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है नंदीराज की चोटी। अगर हम बात करें तो यहाँ गोंडवाना शैल समूह हमको प्राप्त देखने को मिलता है। इसी गोंडवाना शैल समूह से हमको कोयला प्राप्त मिलता है, कोयला प्राप्त होता है। और जसपुर पाट प्रदेश में अगर हम बात करें तो डक्कन ट्रैप है, और इस ट्रैप के कारण हमको जो है क्या मिलता है, बक्साइट मिलता है।
अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान में बात करें तो कडप्पा शैल समूह है, और इसी कडप्पा शैल समूह में हमको चूना पत्थर डोलोमाइट सोना देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दंडकारण्य के पठार में तो आर्कियन और धारवाल शैल समूह हमको देखने को मिलता है, और इसी आर्कियन के जो अपर्दन है उससे धारवाड़ बना है, और धारवाड़ के अपर्दन से जो है कडप्पा बनता है, ये बात हम भी जानते हैं। ठीक है, और आर्कियन शैल समूह से अपर्दन से जो धारवाड़ बना है, और इसी धारवाड़ से हमको लौह अयस्क प्राप्त होता है। और जो दंडकारण्य का पठार है या जो बैलाडीला की पहाड़ी है जहां धारवाड़ शैल समूह है, जहां से हमको लौह अयस्क प्राप्त होता है, वो उच्च किस्म का लौह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से हम जो है निर्यात करते हैं लोहा को। ठीक है, अगर हम बात करें नदी की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड में आपको बनास नदी देखने को मिलेगा, गोपद नदी देखने को मिलेगा, रिहन नदी देखने को मिलेगा, और कन्हार नदी देखने को मिलेगा। तो ये 4 नदियां विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप जसपुर पाट प्रदेश की अगर बात करें तो ईब नदी, मैनी नदी, डोकी नदी, शंख नदी आपको देखने को मिलेगा, और ईब नदी में ही आपको सोने के कण और मैनी नदी में भी सोने के कण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का मैदान में तो आपको महानदी देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के मैदान में, शिवनाथ नदी देखने को मिलता है, और हसदो नदी देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य भी नदियां हैं, लेकिन 3 जो प्रमुख नदी हैं, जो बड़ी बड़ी नदी हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो महानदी, शिवनाथ नदी और हसदो नदी आप जानते हैं। उसके बाद दंडकारण्य के पठार के बारे में बात करें तो यहाँ इंद्रावती, कोटरी, शंखनी, डंकनी नदी देखने को मिलेगा, और इसी शंखनी डंकनी के नदी के संगम पर जो है मां दंतेश्वरी का जो है मंदिर स्थित है। आप विशेष रूप से इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें पूर्वी बघेलखंड का तो यहाँ लाल पीली मिट्टी देखने को मिलता है पूर्वी बघेलखंड के पठार में। यहाँ जसपुर में अगर बात करें तो यहाँ भी लाल पीली मिट्टी, साथ ही यहाँ लेटराइट मिट्टी जो है प्रमुखता से यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ चाय की खेती की जाती है, टमाटर की खेती की जाती है, आप जानते हैं इस बात को। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का मैदान में तो छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है हमको लाल पीली मिट्टी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ जो है धान की खेती की जाती है, आप जानते हैं। उसके बाद दंडकारण्य की पठार की अगर बात करें तो हमको लाल बलुई मिट्टी एवं दोमट मिट्टी जो है देखने को मिलता है आपके दंडकारण्य के पठार में, और यहाँ मोटे अनाज जो है उगाया जाता है। अगर ढाल की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड की ढाल जो है ऊपर की ओर है, मैंने कल बताया था इसके बारे में, और जो पाट प्रदेश है वो दक्षिण पूर्व की ओर बहता है, ऐसे दक्षिण पूर्व की ओर बहता है, और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो जो है पूर्व की ओर बहता है। कैसे बहता है? पूर्व की ओर बहता है। और जो दंडकारण्य पठार है वो पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी जो है ढाल है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंद्रावती नदी जो है पश्चिम की ओर जाती है, और इधर से गोदावरी नदी जो है दक्षिण की ओर जाती है, तो दक्षिण पश्चिम इसका जो है ढाल है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये एक समराइज है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इतना डेटा तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, बैठा रहना चाहिए एनी टाइम, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाए तो आपको इतना तो समझ होना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं जल विभाजक, तो कौन से पहाड़ है, पर्वत है जो नदियों के जल को अलग अलग करती है, याद रखेंगे। तो जो मैकल श्रेणी है ना, याद रखेंगे, तो मैकल श्रेणी जो है ना, वेनगंगा और शिवनाथ नदी जो महाराष्ट्र में और जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बहने वाला जो एक नदी है वेनगंगा और शिवनाथ नदी, इसको अलग करने का काम कौन करता है? तो मैकल पर्वत श्रेणी करता है, याद रखेंगे। केशकाल पर्वत जो है महानदी और इंद्रावती नदी को अलग करता है, मतलब महानदी का ढाल जो है नीचे नहीं जाता, ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि इसी केशकाल के कारण। ठीक है, और इंद्रावती जो है नीचे की ओर बहती है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो ये सोन और गोपद नदी को अलग करता है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड की बात करें तो ये सोन नदी और महानदी को अलग करता है, याद रखेंगे। छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है ये, या जो छुरी की पहाड़ी है, मांड नदी और हसदेव नदी को अलग करती है, और उदयपुर की जो पहाड़ी है मांड और केलो नदी को अलग करते हैं, याद रखेंगे। तो छुरी नदी मांड और हसदेव, और उदयपुर जो है मांड और केलो नदी को अलग करता है। इतना तो आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया जल विभाजक। ठीक है, कि कौन सी नदियों को कौन सा पर्वत अलग करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विशेषकर इसको आप याद रखेंगे, मैकल को, केशकाल को याद रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी को भी आप देख लेंगे एक नजर में। चलिए,
अब हम बात करेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो हम छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक पठारी क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र है पूरा पठारी क्षेत्र कहलाता है। बीच का क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र कहलाता है, और जो नीचे का क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम भूगर्भिक संरचना की बात करें, मैदान, ठीक है, मैदान के रूप में, पठार के रूप में और पर्वत के रूप में इसको जो है विभाजित करते हैं। अब छत्तीसगढ़ की चट्टाने के रूप, एक मिनट, छत्तीसगढ़ की चट्टान के रूप में हम देखते हैं इसको। तो देखो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चट्टानें पाई जाती है इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन के अपरदन से बनता है धारवाड़, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और धारवाड़ के अपरदन से प्राप्त होता है कडप्पा, तो कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें अपर विंध्यन, लोअर विंध्यन, 2 भागों में इसको बांटा जाता है। अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन में इसको बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ में वैसे ये देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मात्रा में है, तो हम डिस्कशन करेंगे उसको भी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको ईस्ट वाला एरिया में आपको पूरा देखने को मिलेगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसीलिए यहाँ आपको कोयला देखने को मिलता है। और ये जीवाश्म है, ठीक है, एक ऐसा चट्टान है, जीवाश्म चट्टान है। मतलब जीवाश्म कहने का मतलब यहाँ जीव के अंश है ना, जीव के अंश, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसके दबने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको जीवाश्म कहते हैं। यहाँ आपको कोयला जैसे खनिज पदार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप आपको इधर देखने को मिलेगा, जो पाट प्रदेश है वहां डक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको बहुतायत में बक्साइट देखने को मिलेगा। कल आपको मैं बताया था बक्साइट के बारे में, किसको बक्साइट का मैदान कहते हैं, किसको, कहाँ बक्साइट का भंडारण ज्यादा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बक्साइट का मैदान कौन से पार्ट प्रदेश को कहा जाता है और कौन से पार्ट में जो है सर्वाधिक बक्साइट है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे आर्कियन या महाकल्प क्रम की चट्टानें। इसी आर्कियन क्रम की चट्टान को महाकल्प क्रम नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए महाकल्प क्रम की चट्टानें कहाँ करते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां आपको याद रखना है कि जो आर्कियन है उसी को महाकल्प कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो आर्कियन जो सेल समूह है ना, वो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है? 50% भाग में फैला हुआ है। तो उसी से आप याद रखेंगे महा मतलब ज्यादा भाग में फैला हुआ है, इसीलिए आर्कियन को हम बोलते हैं महाकल्प। ऐसा करके आप जो है एक ट्रिक बना के आपके माइंड में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आर्कियन सेल समूह है ना, वो 50% भाग में फैला हुआ है। देखो ये 50% भाग में आपको इस मैप के माध्यम से दिख रहा होगा, 50% भाग में ये फैला हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ जो ऑरेंज कलर में आपको जो पत्थर टाइप का दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम धारवाड़। क्या बोलते हैं? धारवाड़, क्योंकि आर्कियन के अपरदन से ही ये धारवाड़ बना है। और यही जो है आपको लौह अयस्क का देखने को मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। लौह अयस्क का देखने को इसी सब में आपको देखने को मिलेगा, इसी सब में जो है लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, चलिए तो प्रतिशत में बात करें तो 50% में जो है आपका आर्कियन सेल समूह फैला हुआ है। प्राचीन चट्टान है ये, है ना, बहुत प्राचीन चट्टान है, इसमें कोई भी जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, सब सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे बड़ा क्षेत्र इसी का है, गहराई तक है ये, है ना, बहुत गड्ढा तक है। ठीक है, बहुत गहराई तक ये फैला हुआ है, इसीलिए इसको खुदाई करके हम निकालते हैं। आप देखे होंगे बेलाडीला की पहाड़ी वगैरह पर गए होंगे तो आप देखे होंगे इसको। ठीक है, उद्भव की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। तो इसको भी पूछा जाता है कौन सी क्रम की चट्टानें हैं आर्कियन, तो है ना, तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत ये आता है, याद रखेंगे। निर्माण की अगर बात करें तो लावा के ठंडे होने से, ठीक है, जब लावा का उद्गार होता था तो लावा का उद्गार होने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो एकदम से वो जब जम गया, है ना, बहुत सालों बाद, ठीक है, और अब वो जीवाश्म रहित हो गया। ठीक है, तो ये जीवाश्म रहित चट्टानें होता है, लावा के जमने से बनता है आर्कियन सेल समूह, याद रखेंगे। यहाँ अगर बात करें खनिज, तो धात्विक खनिज, धातु वाला खनिज हमको प्राप्त होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, फ्लेशपार हो गया, ये सब हमको प्राप्त होते हैं। और अपरदन से जो है, इसी के अपरदन से, आर्कियन के अपरदन से जो है हमको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। और इसी धारवाड़ क्रम की चट्टाने में जो है हमको लौह अयस्क का देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? लौह अयस्क का देखने को मिलता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करते हैं अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में,
ठीक है, किसके बारे में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, देखो ये जो चट्टानें आपको दिख रहा है ना, यही धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। ये जो चट्टान आपको दिख रहा है जिसको मैं लाल सर्कल कर रहा हूं, यही जो है आपका क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इसी सब चट्टान में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसी सब चट्टान में आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कौन से युग से हुआ है, तो प्रोटेरोजोइक युग में इसका जो है उद्भव हुआ है। अगर निर्माण की बात करें तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन से जो है इसका निर्माण होता है। नामकरण की बात करें तो इसको धारवाड़ नाम क्यों दिया गया है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला के कारण इसका नामकरण क्या हुआ है, धारवाड़ हुआ है, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ जिला में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है ना, इसीलिए ये इसका भी नामकरण। ठीक है, और वहां भी लोहा अयस्क आपको देखने को मिलता है। तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला से इसका नाम क्या हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुआ है। अगर हम बात करें खनिज के बारे में तो यहाँ आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा, टीन देखने को मिलेगा और कोरंडम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां 100% जो है टीन उत्पादन होता है। मैं भंडारण की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पादन की बात कर रहा हूँ। टीन उत्पादन में नंबर 1 में है हम। ठीक है, उत्पादन करने में नंबर 1 में है। 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें विस्तार का तो इसका जो विस्तार है ना, चिल्फी घाटी जो कवर्धा वाला क्षेत्र है, देखो ये दिख रहा होगा आपको, चिल्फी घाटी वाले क्षेत्र में ही आता है। तो चिल्फी घाटी श्रृंखला, सोना खान बलौदा बाजार। ठीक है, ये सोना खान श्रृंखला आपको इधर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, देखो ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है उधर भी आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध चट्टानें हैं। यहाँ खनिज संसाधन अधिक मात्रा में मिलता है इस चट्टान में। ठीक है, इसलिए इसको खनिज संसाधनों से समृद्ध चट्टान कहा जाता है, मतलब ये खनिजों से भरा हुआ चट्टान है। चलिए अगले हम बात करते हैं कडप्पा शैल समूह के बारे में। ठीक है, तो कडप्पा शैल समूह के बारे में अगर हम बात करें तो कडप्पा शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ के मैदान पर पाया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। और ये जो है 30% में, जो आर्कियन है वो 50% है, जो कडप्पा है ये 30%, तो 80% यही हो गया, और जो बचता है बाकी वो 20% है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कडप्पा जो है छत्तीसगढ़ के मैदान पर फैला हुआ है, कडप्पा शैल समूह। इसको हम पुराना संघ की चट्टान भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, पुराना संघ की चट्टान के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक स्थान से हुआ है। धारवाड़ का भी नाम जो है कर्नाटक के धारवाड़ के नाम से हुआ है, और इसका जो नामकरण हुआ है कडप्पा का, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला के नाम से, या कडप्पा जो शहर है उसके नाम से जो है इसका नाम क्या हुआ है, कडप्पा हुआ है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के दूसरे सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला चट्टान, या सर्वाधिक भाग में ये पाया जाता है, देखो 50% में तो आर्कियन है और 30% में कडप्पा है। तो आर्कियन के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, तो कडप्पा है, याद रखेंगे। निर्माण की अगर बात करें तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। ये बार बार मैं अभी 2 से 3 बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर हम बात करें खनिज का तो डोलोमाइट यहाँ प्राप्त होता है, चूना पत्थर और क्वार्जाइट प्राप्त होता है। जो डोलोमाइट का यूज होता है वो क्या होता है, इस्पात जो इंडस्ट्रीज होता है, इस्पात वाले जो इंडस्ट्री होता है, स्टील वाला जो इंडस्ट्री होता है, वहां जो है डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे। तो डोलोमाइट, चूना पत्थर, तो जहां जहां चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा ना, वहां वहां आपको डोलोमाइट भी देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखेंगे। विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है रायपुर सीरीज में है, रायपुर सीरीज में मिलता है, इसीलिए रायपुर में आप देखेंगे, रायपुर के जो मांझर है वहां आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, बलौदा बाजार में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा, फिर मुंगेली में सीमेंट उद्योग है, बिलासपुर, बेमेतरा। ठीक है, उसी प्रकार एक है चंद्रपुर सीरीज, याद रखें चंद्रपुर सीरीज। तो चंद्रपुर सीरीज जो है ना कांकेर से रायगढ़ तक। ठीक है, चंद्रपुर सीरीज जो है कांकेर से रायगढ़ तक, मतलब कांकेर के कुछ एरिया में और रायगढ़ के कुछ एरिया में जो देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं चंद्रपुर सीरीज। ठीक है, उसके बाद बिजावर कडप्पा जो है कहाँ है, इसको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखेंगे, बिजावर जो कडप्पा है बस्तर एवं कोंडागांव में आपको देखने को मिलेगा, बिजावर कडप्पा शैल समूह। ठीक है, ये फैला हुआ है। तो बस्तर और कोंडागांव को याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें
तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे विंध्यन क्रम की चट्टानों का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ दो भागों में इसको बांटते हैं, एक अपर विंध्यन और एक लोअर विंध्यन। तो जो अपर विंध्यन है ना, वो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ना, उसके कहीं कहीं देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन तो छत्तीसगढ़ में अविकसित है, इसका ही कोई भी विकास नहीं हुआ है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ देखने को मिलेगा? आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और ये जो है 17% है, याद रखेंगे, ये 17% है। ठीक है, तो प्रतिशत में याद रखेंगे 17%। मेटली कांट नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो गोंडवाना नाम किसने दिया है? तो मेंटली कांट नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका नामकरण किया है। निर्माण, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जितने भी अवसाद होते हैं, जीव जंतु के अवशेष होता है, जो दबने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें जीवाश्म का अंश बचता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो उसके द्वारा ये जो है अवसादों से इसका निर्माण होता है। याद रखेंगे, ये परतदार चट्टानें होती, परत दर परत निकलती है, तो ये परतदार चट्टानें कहलाती है, या इसी को अवसादी चट्टान भी कहते हैं, या परतदार चट्टान कहते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान को याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ का मेन खनिज होता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसी से ना जितने भी जलने वाले है ना, जलने वाले जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है, उसका जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कोयला जो हो गया, कोयला पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कहाँ से प्राप्त होगा? गोंडवाना से। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से हमको ईंधन प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे। ये सब ईंधन है, क्या है? ईंधन। ठीक है, क्योंकि कोयला का उपयोग आप इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, बॉयलर को गर्म करने के लिए। पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में ही होता है, आपका डीजल पेट्रोल गाड़ी वगैरह जितना भी कार ट्रक आता है सब में। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, एलपीजी गैस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये ईंधन के रूप में उपयोग होता है, ध्यान में रखेंगे। विस्तार की अगर बात करें तो अपर गोंडवाना और मध्य गोंडवाना याद रखेंगे। अपर गोंडवाना ऊपरी वाला हिस्सा, जैसे भरतपुर, बनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, ये अपर गोंडवाना कहलाता है। ठीक है, मध्य गोंडवाना की बात करें तो इसको परसोरा या टीकी भी कहते हैं, याद रखेंगे। परसोरा गोंडवाना या टीकी गोंडवाना के नाम से भी इसको जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। महानदी घाटी के कुछ क्षेत्र में, जो रायगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, याद रखेंगे, वहां जो है इसको आपको देखने को मिलता है। एक होता है लोअर गोंडवाना, ठीक है, जिसको तलचर या बराकर या कामठी गोंडवाना भी कहते हैं। लोअर गोंडवाना को किस किस नाम से जानते हैं? तलचर गोंडवाना, बराकर गोंडवाना या कामठी गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। ये सूरजपुर और रायगढ़ और कोरबा में जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। सूरजपुर के निचले वाले हिस्सा में, रायगढ़ में और कोरबा में, इसलिए इसको लोअर गोंडवाना के नाम से जानते हैं। चलिए, अब दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। तो दक्कन क्रम की चट्टानें आप जानते हैं, ये जसपुर जो पाट प्रदेश होता है ना, ये पाट प्रदेश एरिया में आपको दक्कन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगा, जो सीढ़ी नुमा आकृति होता है। कैसे होता है इसकी आकृति? जो है सीढ़ी नुमा आकृति होता है, आप जानते हैं। इसी को लमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लमेटा भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, लपेटा नहीं, लमेटा, लमेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बेसाल्ट युक्त चट्टानें होती है। ठीक है, लावा के जमने से जो है इसका निर्माण होता है। लावा के जमने से, जब लावा का उद्गार होता है ना, फिर ऐसे जमने से इसका जो है निर्माण होता है, इसलिए सीढ़ी नुमा ये बन जाता है। तो बेसाल्ट युक्त चट्टानें हैं। विस्तार की अगर हम बात करें तो पाट प्रदेश, साथ ही कवर्धा में और राजनांदगांव को आपको थोड़ी मात्रा में देखने को ये मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें खनिज का, तो बॉक्साइट खनिज यहाँ से बहुतायत में प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर धरती में अगर प्राप्त होता है तो एल्युमिनियम। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम, याद रखेंगे, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, एल्युमिनियम तो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन ये महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम निकालने का जो प्रोसेस है वो महंगा है। ठीक है, वो प्रोसेस जो है महंगा है, इसी कारण ये जो है महंगा हो जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम ही हमको देखने को मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका प्रोसेस जो है कॉस्टली है, इस कारण जो है ये जो है ज्यादा रेट पर बिकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का धरातली विभाजन। धरातली विभाजन के बारे में बात करेंगे।
तो चांग भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी याद रखेंगे। चांग भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी ये किसका हिस्सा है? कैमूर पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। और चांग भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी है ना, देवगढ़ की पहाड़ी जो है 1035 मीटर है, आप जानते हैं। ठीक है, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? कोरिया सूरजपुर में फैला हुआ है, याद रखें। इसमें एमसीबी नहीं आएगा, कोरिया सूरजपुर आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ये फैला हुआ है। ठीक है, सूरजपुर में आपको दिखने को मिलेगा सीता लेखनी की पहाड़ी। सूरजपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस सूरजपुर में देखने को मिलेगा सीता लेखनी की पहाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, जसपुर में आपको देखने को मिलेगा खुड़िया खुर्जा की पहाड़ी पंडरा पाट में। ठीक है, खुड़िया खुर्जा की पहाड़ी, आप पंडरा पाट याद रखेंगे। देखो ये पंडरा पाट खुड़िया खुर्जा की पहाड़ी। ठीक है, सरगुजा में आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में क्या देखने को मिलेगा? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इधर रामगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ है। ठीक है, ये रामगढ़ की पहाड़ी याद रखेंगे, सरगुजा में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही है रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा गुफा। ठीक है, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा तीनों जिला में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ये देखो ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है ना, आपको नजर आ रहा होगा। कहाँ कहाँ नजर आएगा? तो ये रायगढ़ वाला क्षेत्र में नजर आएगा। ठीक है, ये रायगढ़ वाला क्षेत्र में नजर आएगा। देखो ये रायगढ़ वाला क्षेत्र आपको कोरबा वाला क्षेत्र में नजर आएगा। और साथ ही जो सरगुजा है वहां आपको देखने को मिलेगा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। उसके बाद मुंगेली, गौंडरा, पेड़ा आपको पेंड्रा मरवाही में है ना, जीपीएम में जो देखने को मिलेगा। और कोरबा, ये तीनों में कहाँ कहाँ? मुंगेली जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा मरवाही जीपीएम और कोरबा, ये तीनों जिला में जो है ना आपको पेंड्रा लोरमी का पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार आपको देखने को मिलेगा। देखो ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। ठीक है, ये पेंड्रा लोरमी का पठार ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंगेली जिला में, गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिला में और कोरबा जिले में। जब गौरेला, पेंड्रा मरवाही नहीं बना हुआ था तो ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में आपको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान देखो। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो बिलासपुर तो सम्मिलित होगा, रायगढ़ भी सम्मिलित होगा और बीच में आएगा जांजगीर। क्या आएगा? जांजगीर। तो याद रखेंगे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? बिलासपुर से रायगढ़ तक ये अवसर रहता है। ठीक है, तो बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा आप ध्यान में रखेंगे, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैदान। ठीक है, जांजगीर चांपा में देखने को मिलेगा आपको दलहा पहाड़। क्या देखने को मिलेगा? दलहा पहाड़, 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव में आपको बताया था मैं, ये मैकल पर्वत सतपुड़ा पर्वत का भाग है करके आपको दिखाया था। ठीक है, मैकल पर्वत जो है सतपुड़ा श्रेणी का भाग होता है, ये मैकल पर्वत। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इधर मुंगेली है, उसके बाद कवर्धा है, कवर्धा के बाद जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव में देखो ये प्रज्ञागिरी की पहाड़ी भी है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। कवर्धा में बात करें तो कवर्धा में आपको देखने को मिलेगा किंदावनी की पहाड़ी। तो ये किंदावनी की पहाड़ी कहाँ है? कवर्धा। किंदावनी से याद रखेंगे कवर्धा में है। ठीक है, कवर्धा में ही आपको बदरगढ़ की चोटी देखने को मिलेगा। बलौदा बाजार में आपको छाता पहाड़ देखने को मिलेगा। छाता पहाड़ में ही आप जानते हैं बाबा गुरु घासीदास जी का जो आश्रम वगैरह है। ठीक है, छाता पहाड़ आप जानते हैं बहुत फेमस है। ठीक है, तो रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, उत्तरी धमतरी। ठीक है, कहाँ कहाँ? रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और उत्तरी धमतरी में आपको देखने को मिलेगा शिशुपाल पर्वत। ठीक है, शिशुपाल पर्वत, इसी को घोड़ाधर पर्वत भी कहा जाता है, याद रखेंगे, घोड़ाधर पर्वत भी कहा जाता है। सभी पर्वत की कहानी आपको मैं लेके आऊंगा, एक श्रृंखला लेके आऊंगा। ठीक है, कि कौन से पर्वत का नाम, क्यों पर्वत का नाम को शिशुपाल कहा गया है, या जो नामकरण किया गया है पर्वत का तो क्यों किया गया है, इसके बारे में मैं कुछ कहानी लेकर आऊंगा, है ना। एक कहानी का श्रृंखला लेके आऊंगा जब ये सीरीज जो हमारा जो हमारे एग्जाम से संबंधित जितना भी टॉपिक है, जितना भी भूगोल, इतिहास, जितना भी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ कहानियों का सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पर्वत का नाम क्यों रखा गया है। जैसे ये शिशुपाल पर्वत का नाम, इसको घोड़ाधर पर्वत भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, उत्तरी धमतरी में याद रखेंगे शिशुपाल पर्वत, इसी को घोड़ाधर पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का राजा जो है घोड़ा के साथ यहाँ से कूद गए थे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको घोड़ाधर पर्वत। आगे कहानी है,
बाद में जानेंगे उसको, ठीक है। तो ये है आपका महासमुंद वाले एरिया में, विशेष रूप से याद रखेंगे महासमुंद वाले एरिया में है शिशुपाल पर्वत, ठीक है। इसी को यहाँ की ऊंची जो चोटी है ना वो धारी डोंगरी है 899 मीटर, याद रखेंगे। इसी की ऊंची चोटी क्या है, धारी डोंगरी, याद रखेंगे 899 मीटर है। गरियाबंद में है भातरीगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद में क्या है, देखो यहाँ भातरीगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। इसी से पैरी नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे। और इसी गरियाबंद में नरियर पानी भी है, सोंढू नदी, ठीक है, का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये नरियर पानी है जहाँ सोंढू नदी का उद्गम होता है, ये नरियर पानी की पहाड़ी है, ठीक है। आपका धमतरी में है सिहावा पर्वत, ठीक है, और इसी सिहावा पर्वत से आपका महानदी का उद्गम होता है, ये सिहावा पर्वत है। और बालोद जिला में है दल्ली राजहरा, जहां से लोहा किसको भेजा जाता है, बीएसपी को, ठीक है। राजनांदगांव की अगर बात करें तो राजनांदगांव में डोंगरगढ़ की पहाड़ी, जहां, ठीक है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है और कुलझाड़ी की पहाड़ी है, याद रखेंगे। 3 पहाड़ी आप राजनांदगांव में याद रखेंगे, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, कुलझाड़ी की पहाड़ी। ये जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है ना, यहाँ बौद्ध लोगों का सम्मेलन होता है, बौद्ध सम्मेलन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बौद्ध सम्मेलन यहाँ होता है प्रतिवर्ष, इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कांकेर में जो है गड़िया पहाड़ आपको देखने मिलेगा, कांकेर में क्या देखने को मिलेगा, गड़िया पहाड़, रावागढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगा, देखो ये रावागढ़ की पहाड़ी, यहीं पास आपको गड़िया पहाड़ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी आसपास जो है आपको गड़िया पहाड़ देखने को मिलेगा और आपको रावागढ़ पहाड़ी, आड़ी डोंगरी भी देखने को मिलेगा, आड़ी डोंगरी की पहाड़ी भी इसी आसपास सब ये बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। नारायणपुर की अगर बात करें तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, छोटे डोंगर आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर में, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी, छोटे डोंगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नारायणपुर में। कोंडागांव में बड़ा डोंगर देखने को मिलेगा, कोंडागांव में कौन सा देखने को मिलेगा, बड़ा डोंगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कोंडागांव जो है ना, यहाँ याद रखेंगे बड़ा डोंगर, इधर छोटा डोंगर, ठीक है। छोटा डोंगर जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे नारायणपुर में, और जो बड़ा डोंगर है वो कोंडागांव में। देखो बड़ा डोंगर इसलिए ऐसा याद रख सकते हैं, ये ऊंचा में है तो बड़ा है ऐसा करके कोंडागांव में, और इधर छोटा है तो छोटा डोंगर अबूझमाड़ नारायणपुर में। बीजापुर में है आपका अलबक्का की पहाड़ी है, ठीक है। नड्डापल्ली की गुफा है आवापल्ली, इसको याद रखेंगे बीजापुर में, ठीक है। जो बीजापुर वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें याद रखेंगे आप अलबक्का की पहाड़ी, नड्डापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा। दंतेवाड़ा में याद रखेंगे आप बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। ये दंतेवाड़ा जो है आपको बैलाडीला की पहाड़ी को याद रखेंगे, पूरा फैला हुआ है, देखो यही आपको बैलाडीला की पहाड़ी है दंतेवाड़ा में, यही की चोटी है, ऊंची चोटी है नंदीराज की चोटी जो 1210 मीटर है, ठीक है। और आप याद रखेंगे बस्तर का पठार को ध्यान में रखेंगे, बस्तर का पठार दंतेवाड़ा सुकमा में फैला हुआ है, ठीक है। तो बस्तर का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बस्तर में फैला है, दंतेवाड़ा और सुकमा में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस्तर का पठार, ठीक है। और बस्तर में ही आपको माझी डोगरी देखने को मिलेगा, माझी डोगरी कहाँ मिलेगा, बस्तर में देखने को मिलेगा। तो माझी डोगरी कहाँ स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो याद रखेंगे बस्तर में, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक। चलिए अब धरातली विभाजन के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देखो कैसे कैसे बांटे थे, अभी हमने सबके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब उसको एक समराइज करेंगे, समरी के रूप में देखेंगे ताकि आपको सभी चीज याद आ जाए। तो हमने 4 भागों में बांटा है छत्तीसगढ़ को, एक पहाड़ी प्रदेश के रूप में, एक पठारी प्रदेश के रूप में, एक पाट प्रदेश के रूप में, एक मैदानी के रूप में, ठीक है। पहाड़ी के रूप में हम ऊपर को बांटते हैं, ठीक है। पठारी के रूप में हम थोड़ा सा बीच वाले और साइड में है ना, अगर अब मैं यहाँ मैप बना के बताऊं आपको, ऐसे मान लो छत्तीसगढ़ का मैप है, मान लो ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मैप है, समझो, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप समझो। तो ये पठारी क्षेत्र ऊपर वाला, ठीक है, इधर वाला जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र, इधर साइड साइड कॉर्नर कॉर्नर से आपको पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा। देखो ये अबूझमाड़ की पहाड़ी, चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी इधर देखने को मिलेगा आपको, ये वाले क्षेत्र में मैका श्रेणी इधर को देखने को मिलेगा, मतलब एक साइड वाला एरिया जिसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र है ना, आपको ये पेंडालोरमी का पठार देखने का मिलेगा, धमतरी महासमुंद, इधर धमतरी महासमुंद का जो पठार वो देखने को मिलेगा, दुर्ग का जो पठार है वो देखने को मिलेगा, बस्तर का जो पठार है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ये है पठारी क्षेत्र। पाट प्रदेश की बात करें तो ये जसपुर पाट प्रदेश, मैन पाट, साबरी पाट, जारंग पाट, पंडरा पाट, ये जो पाट प्रदेश है जसपुर वाला क्षेत्र, इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है वो मैदानी क्षेत्र कहलाएगा, ये जो बीच वाला हिस्सा होगा क्या कहलाएगा, मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का मैदान है ना, मैदान के रूप में अगर देखें
तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, बस्तर का मैदान है, कोटरी मैदान, सारंगगढ़ का मैदान, कोरबा मैदान, हसदो, रामपुर मैदान, रिहन मैदान और कन्हार मैदान। ठीक है, ये मैदान, इतना मैदान है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है एक समराइज इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए, तो छत्तीसगढ़ को बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है, एक पहाड़ी प्रदेश में, पठारी प्रदेश में, पाट प्रदेश में और मैदानी क्षेत्र में। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मैकल श्रेणी के बारे में। ठीक है, मैकल श्रेणी के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या कुछ हमको याद रखना है। तो सबसे पहले आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे, मैकल श्रेणी। देखो, आपको इधर मैकल श्रेणी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये मैकल श्रेणी आपको देखने को मिला जो सतपुड़ा का ही भाग है। ठीक है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला देखो, जस्ट ऊपर में है कैमूर और इधर है बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में ना कुछ हिस्सा कैमूर पर्वत श्रृंखला का है, कुछ हिस्सा जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, कुछ हिस्सा जो है सतपुड़ा पर्वत का है जो मैकल श्रेणी उसका हिस्सा है। याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इसी से जो है क्लियर रखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला का भी भाग आता है, पूर्वी बघेलखंड का भी भाग आता है और आपका सतपुड़ा का भाग भी आता है जिसको मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जो मैकल श्रेणी होता है ना, जो सतपुड़ा का विस्तार है, इसका प्रमुख खनिज होता है लौह अयस्क का। यहाँ लोहा भी मिलता है, बक्साइट भी मिलता है और अभ्रक देखने को मिलता है। याद रखेंगे, कौन कौन सा देखने को मिलेगा? लोहा देखने को मिलेगा, ठीक है, बक्साइट देखने को मिलेगा और अभ्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो छुई खदान, खैरागढ़, डोंगरगांव, पंडरिया तक इसका विस्तार है। कवर्धा के पंडरिया तक, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तक, खैरागढ़ तक, छुई खदान तक जो इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी के बारे में मैं बार बार बताया हूँ, बदरगढ़ की चोटी है 1176 मीटर। उसके बाद झाला पहाड़ है 1136 मीटर का और देवसानी पहाड़ है 1125 मीटर। याद रखेंगे, तो देवसानी पहाड़ जो है मैकल श्रेणी में है, झाला पहाड़ भी मैकल श्रेणी में ही है। अन्य चोटी की बात करें तो यहाँ कंदावनी की पहाड़ी देखने को मिलता है, भरकुंड पहाड़ देखने को मिलता है, सोनभद्र पहाड़ देखने को मिलता है और लीलावनी की पहाड़ी भी देखने को मिलता है। अन्य चोटी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऐसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल है। अगर अन्य फैक्ट की बारे में बात करते हैं तो मैकल श्रेणी राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है। देखो, ये पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, इधर कहलाता है पूर्व कहलाता है, इधर पश्चिम कहलाता है, पश्चिम दिशा में स्थित है। शिवनाथ नदी एवं वेनगंगा नदी को ये जल विभाजक का काम करता है। महानदी एवं नर्मदा नदी को मैकल श्रेणी से ये अलग करता है। याद रखेंगे, महानदी और नर्मदा नदी को भी अलग करता है। नर्मदा नदी अब जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे इसमें आप, ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, क्या याद रखना आपको ये बता देता हूं कि इसी मैकल पर्वत के कारण जो कवर्धा वाला जो क्षेत्र है ना, कवर्धा राजनांदगांव वाला क्षेत्र है, यहाँ छाया वृष्टि प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कवर्धा वाला क्षेत्र है छाया वृष्टि प्रदेश कहलाता है। इसी कारण यहाँ वर्षा नहीं होता है। ठीक है, कम मात्रा में यहाँ वर्षा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। देखो, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ जो है बक्साइट का भंडार आपको देखने को मिलेगा। किसका भंडार देखने को मिलेगा? बक्साइट का भंडार देखने को मिलेगा। विस्तार की अगर बात करें तो अंबिकापुर, कोरबा, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तक इसका विस्तार है। ये शहर को आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रमुख श्रेणियां अगर बात करें तो बिंजौरा पहाड़ है 1079 मीटर। ठीक है, बिंजौरा पहाड़। फुटका पहाड़ देखने को मिलेगा आपको, फुटका पहाड़, करेला पहाड़, लाम पहाड़ आदि यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख श्रेणियां हैं ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी में, मतलब ऊंची ऊंची ये चोटियां है ना। इस क्षेत्र का ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन से है? बिजौड़ा पहाड़, फुटका पहाड़, करेला पहाड़, लाम पहाड़। ठीक है, प्रमुख अगर बातें मैं बताऊं इसमें तो हसदेव नदी छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी को मैकल श्रेणी से अलग करती है। जो हसदेव नदी है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी को किससे अलग करती है? मैकल श्रेणी से अलग करती है हसदेव नदी, क्योंकि हसदेव नदी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये इसके इस तरफ है छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी और इधर है मैकल श्रेणी, तो ये अलग करती है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की अगर बात करें, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये देवगढ़ की पहाड़ी, यहीं पर आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला का भी हिस्सा देखने को मिलेगा। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा होगा। ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा होगा, ये आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा और ये होगा आपका मैकल श्रेणी का हिस्सा, सतपुड़ा पहाड़ का हिस्सा। तो तीनों पहाड़ को याद रखेंगे। ठीक है,
तो प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो हमको यहाँ ग्रेनाइट देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलता है और बेरिल, बेरिल का भी भंडार यहाँ देखने को मिलता है। विस्तार की बात करें तो जनकपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर है ना, जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है सूरजपुर, बैकुंठपुर, जनकपुर, कोरिया वाला ये जो एरिया है यहाँ इसका विस्तार है। प्रमुख श्रेणियां की बात करें तो मुस्की पहाड़ है 1086 मीटर, सोनहट पहाड़ है 851 मीटर, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी और प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी, मुस्की पहाड़ 1086 मीटर और सोनहट पहाड़ है 851 मीटर। बिजली मैना पहाड़ भी है यहाँ, याद रखेंगे। तो बिजली मैना पहाड़ भी कहाँ है आपका, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में है। प्रमुख चोटी की बात करें तो देवगढ़ की चोटी है 1033 मीटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको जो मुस्की पहाड़ है ना ये सबसे ऊंचा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं अब अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। आप जानते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर वाला एरिया है ना, इधर नारायणपुर वाला जो है एरिया है अबूझमाड़ की पहाड़ी है। यहाँ लॉ आयस का देखने को मिलता है रावा घाट से, आप जानते हैं इधर रावा घाट की पहाड़ी है, इधर ऊपर में इधर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लॉ आयस का रावा घाट। नारायणपुर दक्षिण कांकेर तक इसका विस्तार है। सागौन वनों से आच्छादित है, आप जानते हैं इसको है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है अबूझमाड़। ठीक है, और इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के भी नाम से हम जानते हैं अबूझमाड़ को। उसके बाद हम बात करें रामगढ़ की पहाड़ी, तो देखो रामगढ़ की जो पहाड़ी ना सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। देखो ये सतपुड़ा रेंज है ना, देखो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, देखो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना इसको कवर करता है। एक मिनट आपको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताया, देखो ये छत्तीसगढ़ आपको नजर आ रहा होगा इधर रेड कलर से, मैं है ना इसको, ये छत्तीसगढ़ है। और ये काले कलर का आपको जो नजर आ रहा है ना ये है आपका सतपुड़ा। तो सतपुड़ा में देखो ये मैकर रेंज आपको नजर आता है, इसी का हिस्सा है मैकर रेंज। यहाँ आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला नजर आएगा। ठीक है, ये भी सतपुड़ा का ही भाग आता है। इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है, देखो ये सब सबको कवर कौन करता है, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, इस रामगढ़ की पहाड़ी भी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। आप मैप के माध्यम से समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा सीता बेंगरा की गुफा, जहां विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। वैसे इतिहास में पढ़ेंगे इसको। जोगी मारा गुफा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब इतिहास का हिस्सा है, तो याद रखेंगे केवल सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड, रामगढ़ की पहाड़ी में है ना जो कालिदास जी आए थे तो मेघदूत की रचना की थी। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। तो रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखेंगे सीता बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, सीता कुंड है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बेसिकली आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जो सतपुड़ा पर्वत है वो देखने को मिलेगा, उसी का हिस्सा ऊपरी भाग आता है और जो पश्चिमी भाग है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीता लेखनी की पहाड़ी, आपको सूरजपुर में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे सीता लेखनी की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिला में। ठीक है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिला में आपको बैलाडीला की पहाड़ी देखने को मिलेगा। चोटी की बात करें तो नंदीराज चोटी है 1210 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है और प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, और प्रमुख खनिज है लौह अयस्क का, जिसका उत्पादन जो है किरंदुल 1968 में यहाँ वो लगाया गया था, प्लांट लगाया गया था। बैलाडीला में प्लांट 1980 में और बचेली में, तो यहाँ जो है उत्पादन होता है। बस्तर का ये सबसे बड़ा पहाड़ है, बैलाडीला के पहाड़ बस्तर का सबसे बड़ा पहाड़ है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के लौह अयस्क का प्राप्त होता है, हम सभी जानते हैं। बैलाडीला की खान से जो है ना लौह अयस्क जो है भेजा जाता है किसको, जापान को, विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शैल समूह कहलाता है आर्कियन शैल समूह, और उसी के अपवर्तन से बना है धारवाड़, जहां हमको प्राप्त होता है लोहा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैप के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं एक एक करके बहुत अच्छे से जूम करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो इसमें छोटे जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक, चलो अब मैं जूम कर दिया इसको। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ आपको रिहन नदी देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ आपको रिहन नदी देखने को मिलेगा। ये रिहन नदी, देखो ये रिहन नदी जब जाता है ना यूपी में, तो इसी रिहन नदी के ऊपर ना बना हुआ है गोविंद वल्लभ सागर बांध। क्या बना हुआ है, गोविंद वल्लभ सागर बांध बना हुआ है इसी रिहन नदी में। छत्तीसगढ़ से जाती है रिहन नदी और इसी रिहन नदी में बना है आपको गोविंद वल्लभ सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखो गोपद नदी देखने को मिलेगा, ऊपर की ओर जा रही है गोपद नदी, सोन नदी के माध्यम में गंगा नदी में मिलती है।
यहाँ आपको देखने को मिलेगा बनास नदी। देखो बनास नदी ऊपर, देखो ये आपको बनास नदी ऐसा देखने को मिलेगा, इधर से निकलता है और ऐसा जाता है, ये बनास नदी ऊपर की ओर। और यहाँ आपको सोनपुर हिल्स देखने को मिलेगा, मतलब सोनपुर की पहाड़ी, सोनपुर की पहाड़ी है। इधर देवगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये देवगढ़ की पहाड़ी है, आपको दिख रहा होगा देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ कोरिया की पहाड़ी है, कोरिया की पहाड़ी है, ठीक है। इसी देखो आपको ये नदी दिख रहा होगा, रिहन नदी, देखो कितना लंबा है, ठीक है, ऐसे ये जा रहा है, ठीक। आपको इधर हसदेव नदी देखने को मिलेगा, ये हसदेव नदी है, देखो सोनपुर की जो पहाड़ी है ना, यहाँ से आपको हसदेव नदी ऐसे देखने को मिलेगा। और इसी हसदेव नदी में ना हसदेव बांगो जो बांध है ये बनाया गया है। आप जानते हैं प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो, परियोजना भी चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। और इसको आपको पेंड्रा का पहाड़ देखने को मिलेगा, पेंड्रा का पहाड़ आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ आपको बीजा पहाड़ देखने को मिलेगा, देखो बीजा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर में। आपको सोनपुर बेसिन इधर देखने को मिलेगा, सोनपुर बेसिन है। यहाँ छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी है, देखो ये छुरी हिल्स है यहाँ पर, और ये उदयगढ़ की पहाड़ी है, ये उदयगढ़ की पहाड़ी, ये छुरी की पहाड़ी है, ये उदयगढ़ की पहाड़ी है। ये हसदेव नदी है, देखो हसदेव नदी ऐसे आ रही है, और हसदेव नदी आके कहाँ मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। तो देखो हसदेव नदी को यहाँ कोरबा जो जिला है, यहाँ क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है, हसदेव बांध, हसदेव बांगो परियोजना चलता है, ठीक है। अब देखो इस महानदी में ना आपको ना मान नदी भी आकर मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो ये मान नदी आकर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ आपको कुरकुट नदी भी आकर मिल रहा है, ठीक है, कुरकुट नदी भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इधर और देखेंगे अगर बात करें तो इधर देखो बहुत सारे और नदियां हैं, ठीक है, इधर भी और नदियां हैं जो डायरेक्ट यूपी, जहां आपको कहा जाता है उड़ीसा जाता है, कहा जाता है उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो शंख नदी है, इधर शंख नदी है, और इधर कन्हार नदी है, देखो ये कन्हार नदी, आप अच्छे से देख सकते हो, ये कन्हार नदी दिख रहा होगा आपको। इधर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा मैं आपको बताया था, ये छोटा नागपुर का पठार, आपको इसको याद रखना है, छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है, आपको छोटा नागपुर का पठार दिख रहा होगा, ठीक। और इसमें और याद रखेंगे ये जोग नदी है, वहां नदी में जाके मिल रहा है, और ये रायगढ़ का मैदान आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये महानदी जब ऐसे जाके उड़ीसा में जब जाते हैं ना, तो कटक उड़ीसा ये वाला जो एरिया है ना, आपका हीराकुंड बांध देखने को मिलेगा, देखो ये हीराकुंड बांध है, आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अरपा नदी है, ये अरपा नदी है, अरपा नदी जो देखो ये शिवनाथ की सहायक नदी है, ठीक है, और ये शिवनाथ के साथ महानदी में जाके मिल रही है। और ये शिवनाथ नदी है, आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा शिवनाथ नदी, ठीक। और इधर है सकरी नदी, देखो ये सकरी नदी है, ठीक है, सकरी नदी आपको देखने को मिलेगा कवर्धा जिला में, कौन सा जिला में, कवर्धा जिला में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये कोरबा बेसिन है, कोरबा बेसिन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैकल रेंज है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना चीजें आप जो है याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और बात करते हैं हम, इधर रायगढ़ बेसिन आपको बताया मैं, ठीक है, ये महानदी है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर है, अब उसको देखते नहीं है। यहाँ जो है सूखा नदी देखने को मिलेगा, इधर सूखा नदी देखने को मिलेगा, इधर इधर आपको पैरी नदी देखने को मिलेगा, देखो पैरी नदी, ठीक है, ये पैरी नदी है, ठीक है। ये सीकासार बांध, सीकासार डैम देखने को मिलेगा, सीकासार है ना, देखो सीकासार नदी, तो ये है सीकासार बांध आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पतोरा डैम देखने को मिलेगा, जोक नदी में, कौन सा नदी में है, पतोरा डैम, तो जोक नदी में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कांकेर बेसिन है, ये कांकेर बेसिन है, और सिहावा पर्वत है, देखो यहाँ से आपका महानदी जा रहा है, ठीक है, यहाँ कांकेर बेसिन है। यहाँ तांदुला डैम आपको देखने को मिलेगा, तांदुला डैम, ठीक, ये तांदुला डैम है। और यहीं आपको देखो ये कांकेर बेसिन है ना, और यहीं आपको देखने को मिलेगा महानदी में गंगरेल बांध, क्या देखने को मिलेगा, गंगरेल बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये फरस गांव है ना, फरस गांव जो है पहाड़ जो देखने को मिलेगा, फरस गांव पहाड़, ठीक है। और ये दंडकारण्य आपको नजर आएगा, ये दंडकारण्य, ये दंडकारण्य बस्तर का पठार। ये इंद्रावती जो पहाड़ी है जहाँ से इंद्रावती नदी आपको देखने को मिलेगा, ये इंद्रावती नदी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इंद्रावती नदी, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है, पूरा ऐसा पश्चिम भाग में। दंतेवाड़ा पहाड़ी है, गोलापल्ली की पहाड़ी है, ठीक है, ये गोलापल्ली की पहाड़ी है, ठीक।
ये अलबक्का का हिल्स है, ये अलबक्का की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ये बैलाडीला की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ये दंतेवाड़ा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 मिनट, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। तो आपको देखने को मिलेगा ताल पेरू नदी। देखो ये ताल पेरू नदी आपको दिख रहा होगा, ये ताल पेरू नदी ना डायरेक्ट कहाँ जाके मिलती है, इंद्रावती नदी में जाके मिल रही। इधर है सबरी नदी, देखो अगर हम बात करें, देखो किनारे किनारे आ रहा है इधर सबरी नदी, सबरी नदी इधर आपको सबरी नदी डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट ही जाकर गोदावरी में मिलता है। किसमें मिलता है? गोदावरी में मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, एक मेरा प्रयास है, कोशिश रहेगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।